हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का 5th लेक्चर पे हैं। पहले 3 छोटे छोटे लेक्चर्स थे ड्यूरेशन में। पहले 3 लेक्चर में मैंने आपको फोटोन की सारी प्रॉपर्टी समझाई है, जितनी भी संभव प्रॉपर्टी है, रेडिएशन प्रेशर से लेकर के एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पे, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड और इंटेंसिटी, पावर, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा कैसे बोल सकते हैं, ई बराबर पीसी बहुत काम की चीज है। ठीक है। उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, उसके कंसेप्ट को समझाया था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह समझाया था कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है वो लाइट की वजह से नहीं होता, लाइट के एक एक फोटोन का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएचडी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस लेक्चर का ड्यूरेशन आपको थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि इसमें लगभग 40 क्वेश्चन से ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। मतलब 40 से भी ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। 45 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो 45 क्वेश्चन करेंगे तो बेसिक बात है, टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, स्क्रीन पॉज करके खुद ही क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर उसको आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर 45 से 50 मिनट का ही होगा। ड्यूरेशन कंसेप्चुअल एनालिसिस जो मैं पढ़ाऊंगा वो 45 से 50 मिनट का होगा। लेकिन जेई मेन के और नीट के सारे पीवाईक्यू को हम फोड़ देंगे आपके सामने। 45 क्वेश्चन, और वो 45 के 45 जेई और नीट के पीवाईक्यू और कुछ एक्स्ट्रा अच्छे सवाल मैं आपको कराऊंगा। मतलब समझ रहे हो, 10 साल के सारे क्वेश्चन करा दिए ना, जेई और नीट दोनों मिला दिया। तो हर साल क्या समझते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक सवाल जेई में और एक सवाल, मतलब नीट में एक सवाल और जेई में 2 सवाल मान लो, तो हो गया ना भाई 10 साल के 30 सवाल। और मैं आपको 45 करा रहा हूं, मतलब सारे ही पॉसिबल क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और यकीन मानो 45 सवाल अगर मैं पूरा पढ़ा दूं और तुम करने बैठोगे, मुश्किल से मुश्किल मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन के साथ बोल रहा हूं, बिना कैलकुलेशन का 45 सवाल करने में तुमको लगेगा 7 मिनट। 7 से 8 मिनट 45 क्वेश्चन करने में लगेगा। 45 क्वेश्चन करने में 7 से 8 मिनट लगेगा बिना कैलकुलेशन का। मतलब तुम ये देख लो कि ये फॉर्मूला रहेगा, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, टिक कर दिया, ग्राफिकल क्वेश्चन है, टिक कर दिया। 8 से मैक्सिमम 9 से 10 मिनट, 45 क्वेश्चन करने में 10 मिनट। इस तरीके से और इस लेवल पे मैं जाके आपको पढ़ा रहा हूं। आपको एहसास हो ही गया होगा, होता सबका नहीं है। ऐसा नहीं बोल देना होता सबका है, नहीं होता सबका नहीं है, नहीं होता सबका नहीं होता, होता सबका नहीं है। लेकिन जिसका होता है उसका एक का एक के साथ ही होता है, एक का दो के साथ नहीं होता। और यही कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो चलिए थोड़ा रिवाइज कराते फिर आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, लाइट के क्वांटम नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है। लाइट का क्वांटम नेचर फोटोन होता है, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और फोटॉन्स की वजह से नहीं, सिर्फ फोटोन की वजह से। सुनिएगा, फोटॉन्स के वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, बड़ा कंसेप्चुअल चीज है। फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, फोटोन के वजह से निकलता है। एक फोटोन का ही इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉन के से होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हुआ है ना, उसके पीछे एक फोटोन का ही हाथ है। एक इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हुआ है ना, उसके पीछे एक फोटोन का ही हाथ है। लेकिन बहुत सारे फोटोन गिरते हैं, लेकिन सबका होता नहीं है, किसी किसी का ही हो पाता है। चलिए अब देखिए ध्यान से। तो लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो बराबर, इससे कोई मतलब नहीं है। फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट होगा। तो फोटोन की लाइट अगर आपके वर्क फंक्शन से बड़ी है तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक नहीं सेम नहीं होती, 0 से के मैक्स के बीच में होती है। फिर हमने ग्राफ बनाया था, ये देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया था करंट वर्सेस ईएमएफ का। अब मैंने बोला था कि मान लो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 100 में से 5 ही पहुंच रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि निकल रहे हैं, खुद की वजह से दम पे पहुंच रहे हैं। अब मैंने वहां पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव अट्रैक्ट करने लगा। तो कुछ पोटेंशियल पे थोड़ा और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए, 20 हो गए, थोड़ा और पोटेंशियल बढ़ाया 40 हो गए, थोड़ा और पोटेंशियल बढ़ाया 80 हो गए, थोड़ा और पोटेंशियल बढ़ाया 90 हो गए, थोड़ा और पोटेंशियल बढ़ाया 100 हो गए। उसके बाद चाहे कितनी भी पोटेंशियल बढ़ा दो, 100 इलेक्ट्रॉन फोटोन से निकल रहे तो सारे के सारे पहुंच गए। तो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो निकल ही नहीं रहा, लगातार 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और 100 के सब पहुंच गए एक पोटेंशियल पे। तो उस करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं, उसी करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब मैं अगर बैटरी को उल्टा लगा दूं, तो उल्टा लगाते 5 के 5 इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेंगे, बिना पोटेंशियल पे भी 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, मतलब 5 के पास औकात थी पहुंचने की। जब आप बैटरी को उल्टा कर दोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके निकला था एकदम आइडियल कंडीशन में, वो इलेक्ट्रॉन भी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर रुक जाता है, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाली कितनी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। यही आपने पढ़ा था। तो एक बात समझिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है एनर्जी ऑफ फोटोन -5। और ये जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आपने लिखा है
मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है EP-5, ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन सबके लिए नहीं है, ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो एकदम आइडियल कंडीशन में निकले। बाकी जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से Ke मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है। यह बात आपको समझ में आती है बेटा। उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंचा, मतलब कहां चला गया, V0 पोटेंशियल पे, उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो यही 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए अब यहां से हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए सवाल देखिए, when light of frequency 2 nu naught where nu naught is the threshold frequency is incident on a metal plate। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी 2 nu naught है, 2 nu naught है, और मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu naught है। तो जब लाइट 2 nu naught का मेटल प्लेट पे फॉल किया तो वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड v1 थी। when the frequency of the incident radiation is incident 5 nu naught, फ्रीक्वेंसी जब 5 nu naught है, then maximum velocity of electron v2 है। then from the same plate is v2, then relation between v1 and v2। तो v1 and v2 का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो रिलेशन लिखते हो एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकलने वाले हर इलेक्ट्रॉन के लिए होता है क्या? नहीं, ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए होता है जिसका कोलिजन नहीं हुआ है। एनर्जी ऑफ फोटोन को आप HF लिखते हो तो ये आपका हो गया H तो लिख भाई, H कहां चला गया तेरा, H इंटू 2 nu naught। अरे एनर्जी ऑफ फोटोन होता है HF और फ्रीक्वेंसी 2 nu naught है, तो H इंटू 2 nu naught। वर्क फंक्शन को आप लिख सकते हो H nu naught, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu naught है तो वर्क फंक्शन को H nu naught। उस समय इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम स्पीड है v1, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m v1 का होल स्क्वायर। इस H nu naught को आप इधर ले आओ, क्यों लाए इधर, क्योंकि 2H nu naught था तो H nu naught इधर से आ जाएगा, तो 2H nu naught में से H nu naught घटाओगे तो आ जाएगा H nu naught बराबर हाफ m v1 का स्क्वायर। अब दूसरे केस में जब उसने ये बोला कि 5 nu naught का, तो 5H nu naught बराबर वर्क फंक्शन H nu naught प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर। ये H nu naught इधर आ गया, 5 में से 1 जाएगा, 4H nu naught बराबर हाफ m v2 का स्क्वायर, इक्वेशन 2। और ये इक्वेशन आपका था 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये 1 था, ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दो। H nu naught से H nu naught कट गया, 1/4 इज इक्वल टू m/2 से m/2 कट गया, v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर लाओगे तो v1 बाई v2 आ गया 1/√4, मतलब 1/2। ये कितना आसान सा सवाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे ही मैंने आपको दिए थे। फॉर अ सर्टेन मेटल न्यू इज अ 5 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट, मतलब लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, न्यू को फ्रीक्वेंसी को एफ या न्यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से 5 गुना है, तब लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से 5 गुना, देखो 5 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट। एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कमिंग फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इतना, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि फोटोन की वजह से निकला है। अब उसकी स्पीड दे दी 8 × 10⁶, ठीक है, स्पीड दे दी। अब बोल रहा है जब फ्रीक्वेंसी 2 nu naught था, जब फ्रीक्वेंसी 2 nu naught था तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? सेम ही सवाल नहीं हो गया? देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ m v max का होल स्क्वायर। पहले केस में एनर्जी ऑफ फोटोन है बेटा h × 5 nu naught, h × 5 nu naught, और थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टाइप से h nu naught प्लस हाफ m v1 का स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, देखिए 5 में से 1 जाएगा 4 बराबर हाफ m उसका। अब उसने डबल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी लाइट की, तो डबल फ्रीक्वेंसी दी तो 2H nu naught, और यहां पे रखोगे H nu naught, इधर आके H nu naught बनेगा, दूसरे केस में आ गया, ये पहले केस में आ गया। जैसा पिछला सवाल था, दोनों को डिवाइड कर दो, H nu से H nu कट गया, हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया, तो 4 बराबर हो गया v1 बाई v2 का होल स्क्वायर। और आपसे क्या पूछा है? दूसरे v1 की वैल्यू उसने दिया इतना, ठीक है। स्क्वायर को इधर करोगे तो √4 2 आ जाएगा, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू आपका आ गया 2। क्लियर है क्या? हाँ सर, 2 आ गया। अब आपको क्या करना है? v2 निकालना, v1 आपको पता है, तो v2 बराबर हो जाएगा v1 बाई 2। v1 बोलिए कितना? 8 × 10⁶/2, तो आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर आ गया, जस्ट पिछले वाला है था क्वेश्चन। ये देखो, व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की एनर्जी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट falls on the metallic surface of work function 2.8 electron volt, ठीक है, then kinetic energy of the emitted electron will be। तो देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन बराबर मैक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फोटोन की एनर्जी देखो 3.8 रख दी, वर्क फंक्शन साफ साफ लिखा है 2.8 रख दिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? 3.8 में से 2.8 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जैसे ही आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टिक करेंगे, ये आपका आंसर गलत हो जाए। और ये जरूर नोट्स में लिखिएगा, इसको
MR स्कैम लिख के जरूर नोट्स में लिखिएगा। इसका आंसर होगा 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि सवाल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है आपसे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, माइंड इट। आपसे सवाल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है। अरे बाप रे, सही कह रहे हो सर जी, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसमें आपसे क्या पूछा है, फोटॉन की एनर्जी दे दी, वर्क फंक्शन दे दिया और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन लिखा है। लेकिन तुमने जो फॉर्मूला लगाया वो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला लगा है। बताओ, और ये कब से मैं तुमको सिखाते आ रहा हूं, तो कितने लोग यहां पे हमारे स्कैम में पास करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ द सबस्टेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो उतने वर्क फंक्शन के बराबर जो फोटोन की एनर्जी होगी वो निकाल देगा। फोटोन की एनर्जी को हम लिख सकते हैं SC बाई लेमडा नॉट बराबर 4 EV नॉट। यहां से सॉल्व करोगे, SC की वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेमडा नॉट बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेमडा नॉट को यहां ले जाओ, इसको यहां रखो, सॉल्व करके 310 एक मिनट 310 नैनोमीटर आ जाएगा, है ना। 310 नैनोमीटर मतलब 3100 एंगस्ट्रम और 310 नैनोमीटर। ठीक है, जब यहां पर देखोगे तो ये 310 नैनोमीटर का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इससे बड़ी वेवलेंथ पे तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो फोटोन निकलेगा ही नहीं। ये बड़ा आसान सवाल होता है, केमिस्ट्री में भी शायद ऐसे सवाल आपने किए होंगे। अब ये देखिए, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज F0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 है। ठीक है, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2F0 is incident on the metal plate, then maximum velocity of the photoelectron is v1 when the frequency of the incident radiation is 5 nm। अब देखो, ये JEE मेन 2023 का सवाल है, ये 2 बार हम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसको करने की जरूरत नहीं, बताइए ना, सेम लैंग्वेज पे 2 बार हम कर चुके हैं। ये बताइए, JEE मेन 2022 का सवाल है, क्या कह रहा है सवाल, जरा देखिएगा। JEE मेन 2022, the light of 2 different frequency whose photons have energy 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 फोटोन है, उन दोनों फोटोन की एनर्जी 3.8 and 1.4 दिया हुआ है। Illuminated a metallic surface whose work function is 0.6 electron volt. The ratio of maximum speed of the emitted electron for the two frequency respectively will be, frequency 3.8, पहले frequency 3.8 and work function है 0.6। दोनों केस में मेटल वही है, फोटोन 2 अलग अलग है लेकिन मेटल सेम है। तो पहले फोटोन की एनर्जी 3.8 और वर्क फंक्शन 0.6 प्लस हाफ mv1 का स्क्वायर, यही एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv1 का होल स्क्वायर। एनर्जी ऑफ फोटोन 3.8, वर्क फंक्शन 0.6, ये रख दिया हमने। ठीक है, दूसरे केस में रख दिया एनर्जी ऑफ फोटोन 1.4, वर्क फंक्शन वही 0.6 बराबर हाफ mv2 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, 0.6 को इधर लाया, तो 3.8 में से 0.6 बराबर 3.2 और 1.4 में से 0.6 इधर लाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.8। इसको डिवाइड कर देंगे अब हम, तो ये हो जाएगा हाफ mv1 का स्क्वायर हाफ mv2 का स्क्वायर, m/2 से m/2 कट गया और 8 चौक 32 आ गया। देखो ना, 8 चौक 32, तो 4 बराबर v1/v2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा √2:1 इज योर करेक्ट आंसर। और देखो, जब भी आंसर निकालो ना तो ऐसे भी देख लिया करो कि एनर्जी जहां ज्यादा होगा फोटोन की, वहीं पर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगा। अगर फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी है तो अबे भाई, जिसके पास औकात ज्यादा हो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगा, उस केस में स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा है तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो ये रेशियो कभी भी ये और ये हो ही नहीं सकता है, मतलब इसी दोनों में से कैंसर है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे भी सोच सकते हैं। अब ये देखिए सवाल, 2 आइडेंटिकल फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी F0 एंड M2। अब कह रहा है 2 आइडेंटिकल फोटो कैथोड, 2 आइडेंटिकल फोटो कैथोड मतलब क्या है, फोटो कैथोड मतलब सरफेस, मेटालिक सरफेस, रिसीव द लाइट मतलब सेम मेटल है। देखो ना, फोटो कैथोड, 2 आइडेंटिकल फोटो कैथोड मतलब सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब इसका वर्क फंक्शन सेम होगा। ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी F0 and M2, 2 तरह का रेडिएशन फॉल किया F1 और F2 का। इफ द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउटर V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली, तो उनके बीच का रिलेशन पूछा है। सबसे पहले बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन F1, एनर्जी ऑफ फोटोन HF1, वर्क फंक्शन 5 बराबर हाफ mv1 का स्क्वायर। हाँ, दूसरे केस में आ जाएगा। हाँ, अब यहां पर देखो तो तुमसे V1 V2 का रिलेशन पूछा है F1 F2 के टर्म्स में। एक कॉमन चीज यहां पे नोटिस करो कि फाई गायब है। अब फाई क्यों गायब है, क्योंकि फाई के टर्म्स में आंसर नहीं निकालना है, उसको फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में स्पीड का रिलेशन आपको निकालना है। क्या बोला है, V1 एंड V2 का रिलेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स। तो क्या करोगे, कुछ मत करो, इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। HF1 में से HF2 जाएगा तो ये बचेगा H F1 माइनस F2, कॉमन निकाल लेना H को, F1 माइनस F2, 5 से 5 कट गया, यहां पे आ जाएगा हाफ m V1 का स्क्वायर माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब यहां पे तुम्हारा आंसर बिल्कुल मैच करेगा, इस 2 को उधर ले जाओ, m को इधर ले जाओ, तो V1 का होल स्क्वायर माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 का होल स्क्वायर माइनस V2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/m F1 माइनस F2।
बताओ कहां आ रहा है, 2h/m, 2h/m देखो F1 - F2 यही आ रहा है, प्लस तो होगा नहीं, प्लस होगा नहीं, 2h/m ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, और स्क्वायर इंडिविजुअल है, होल स्क्वायर नहीं है भाई, इसमें से घटाया तो V1 का स्क्वायर में से V2 का स्क्वायर घटेगा। ये जेईई मेन 2021 का सवाल है। अब बताओ जेईई के सवाल तुमको 4 के मजा आया कि नहीं है? मजा तो आ गया। अब हम आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थ्योरेटिकली और ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो बेटा आप देख पा रहे होगे कि मैं पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ चल रहा हूं। हालांकि क्वेश्चन आपको करने थे, लेकिन कैसे करने एक बार वेरीफाई तो कर लो, समझ रहे हो? अब हम पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, प्लीज चलिए। अब देखिएगा, अब आगे पढ़ने से पहले जरा मैं तुमको एमआर स्टार फ्लो पहले ही समझाता हूं। एमआर स्टार फ्लो पहले ही समझाता हूं। सर क्या? अब आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेन किया तो आपने देखा ही। आइंस्टाइन क्या कहता है कि देखो ये 1-to-1 इंटरेक्शन है, एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर मान लो 10 फोटोन गिर रहे हैं, उसे एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कुछ हाई ई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिना कोलिजन के आइडियल केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई आ गई। अब उसी फ्रीक्वेंसी के अगर 20 फोटोन गिरते तो निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? अब यही एनालिसिस मैं अपने एक नए कंसेप्ट से आपको समझाता हूं। क्या वो कंसेप्ट क्या है? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि एनर्जी बराबर HF, मैक्स प्लैंक ने ये रिलेशन दिया था, ये आइंस्टाइन ने नहीं दिया था। फोटोन की एनर्जी जो आप लिखते हो, एक फोटोन की एनर्जी HF, वो मैक्स प्लैंक ने दिया। तो मैक्स प्लैंक साहब ने एनर्जी लिखा E बराबर HF, सर लिखा, बढ़िया। अब E बराबर HF में H क्या है? सर प्लैंक कांस्टेंट। ओके, अब इस H का क्या सिग्निफिकेंस है? सब गजब बातें कर रहे हो आप आज, एकदम हाई लेवल की बातें, इंटेलेक्चुअल बातें नहीं कर रहे हो, कह रहे हो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? ये कैसे पता चलेगा भाई? मास का सिग्निफिकेंस ये है कि वो इनर्शिया को बताता है। मॉडर्न फिजिक्स में मास का सिग्निफिकेंस ये है कि उसकी वजह से मास एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी का सिग्निफिकेंस है कि एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम का है कितना मोशन कंटेन करता है। वेलोसिटी का मतलब कितना तेज और कहां भाग रहा है। एक्सीलरेशन का मतलब किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि किसी भी चार्ज के आसपास वो एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो हर चीज का सिग्निफिकेंस है, लेकिन कांस्टेंट का कैसे सिग्निफिकेंस बताओ? जैसे मैं तुमसे बोलूं कि दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसमें दोनों तो मास है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, G क्या है? सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सर ये G का सिग्निफिकेंस, सर G मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता कि मीडियम की प्रॉपर्टी बताएगा। G का सिग्निफिकेंस क्या है? जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है, होता भी होगा बहुत डीप लेवल पे तो नहीं पता, लेकिन मोटा मोटा जो हमारे लेवल की फिजिक्स है उसमें जी एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का काम कर रहा है कि अगर मैं बिना जी के फोर्स लिखूं तो F बराबर m1 m2 बटा आर स्क्वायर होगा। अब दोनों मास की वैल्यू रख दो, डिस्टेंस की वैल्यू रख दो, तो ये फोर्स इतना जो कैलकुलेट करके आएगा उतना लगता नहीं है, फोर्स उससे अलग लगता है, और वो अलग लगता है वो सही रिलेशन जी की वजह से आता है। तो न्यूटन एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर डाला। इसके अलावा जी का और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? ढंग से सोचने की कोशिश करो। क्या फोर्स जी पे डिपेंड करता है? हाँ सर जी की वैल्यू रखना पड़ता है, हाँ रखना तो पड़ता है, लेकिन क्या जी की वैरी कर सकता है क्या? नहीं, जी वैरी नहीं। जी कब बदलेगा? कभी भी नहीं। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसका एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अलावा कोई काम नहीं है। जैसे मैं फोर्स में भी ऐसे देखूं, F बराबर Q1 Q2 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो देखो Q1 Q2 का मतलब है, R का मतलब इप्सिलॉन नॉट का ही मतलब, 4 पाई का क्या मतलब? 4 पाई का क्या सिग्निफिकेंस है? कुछ चीजें फॉर्मूले में ऐसा होता है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फील आया तो एक बार दिल बना देना कि सर जोरदार कंसेप्ट तो समझ में आया है कि एक्चुअल में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या। देखो इप्सिलॉन नॉट तो मीडियम की प्रॉपर्टी है, लेकिन 4 पाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। उसी तरीके से प्लैंक कांस्टेंट का, और देखो मैंने बोला था ना मैक्स प्लैंक ने दिया था तो अपने नाम पे कांस्टेंट बनाया, लेकिन इस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं। क्या बात कर रहा हूं? हाँ, ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर मैं बात करूं फॉर अ फोटोन, फोटोन के लिए प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अलावा कुछ नहीं है। तो फिजिकली क्या मैं ये कह सकता हूं कि एच का कोई मतलब नहीं है? तो फिजिकली एनर्जी ही फ्रीक्वेंसी है। क्या एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का सिनोनिम्स है? यस। अब मैं लिखता हूं एनर्जी लाइट का नहीं, फोटोन का, एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दूं, एक फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को घटाऊं तो फोटोन की एनर्जी घटेगी।
लेकिन होल एंड सोल आज से, जैसे सिनोनिम्स कहते हैं ना कि एक ही जैसा काम है दोनों का, एक वर्ड का एक ही मतलब है, वो सिनोनिम्स एक दूसरे का मतलब फ्रीक्वेंसी इज द सिनोनिम्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज द सिनोनिम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी घटाओगे एक फोटोन की एनर्जी घट जाएगी। और अगर तूने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी तो किसी माई का लाल का दम नहीं है कि फोटोन की एनर्जी बढ़ा दे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही सब कुछ है, फ्रीक्वेंसी ही फोटोन की एनर्जी बस। एच तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एच तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एच का कोई मतलब ही नहीं है। एच एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकली एच, देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज है, मान लो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी भी है, अब इसको एनर्जी बोल दू नहीं, एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा एनर्जी हो जाएगा, बात सही है। तो न्यूमेरिकली एच मल्टीप्लाई करने पर ही एनर्जी बनेगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू एच का है कि फ्रीक्वेंसी को एच से मल्टीप्लाई करके एनर्जी बनेगा, लेकिन फिजिकली एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सेम ही चीज है। लेकिन एनर्जी किसका? फोटोन का। एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी, एक फोटोन की एनर्जी एक ही बात फिजिकली। अगर तुम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दो एक बार और बता दो किस तरीके से तुम फोटोन की एनर्जी चेंज कर दो, पावर चेंज कर सकते हो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ लाइट बटा पर सेकेंड। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ लाइट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अब देखो एनर्जी पावर को तुम लिखोगे NHF बाई टी। अब देखो पावर चेंज करोगे तो नंबर चेंज होगा, टी चेंज होगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो एक फोटोन की एनर्जी तो कांस्टेंट होगी ना। अगर तुम पावर चेंज कर दो रेडिएशन का, रेडिएशन की इंटेंसिटी चेंज कर दो, जो मन गए चेंज कर दो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एक फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट, और इंटेंसिटी चेंज किया तो अब देखो, अब तुमको मैंने पढ़ाए हुए बहुत अच्छे से बेटा, बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए थे। अगर तुम बोलो कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी चेंज कर रहे, इंटेंसिटी बराबर होता है NHF बाई AT। अब तुमने अगर बोल दिया कि मेरा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा? तो इंटेंसिटी ये तो एक्सटर्नल पैरामीटर है, एक तो ऐसे ही कांस्टेंट, इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ नंबर होगा। अगर इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो नंबर ऑफ फोटोन चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एक फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट, एक फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट। बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हुआ? हाँ चलो, अब मैं अगर तुम्हें ये बोलूं कि मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं, मतलब मान लो भाई यहां पे एक तरीका लिखाता हूं कि फ्रीक्वेंसी मैंने मान लो चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज किया। अब दुनिया में और क्या क्या चेंज होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी चेंज होगी कि नहीं? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल चेंज, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल चेंज, यस और नो, सीधा सा है। E बराबर HF, E बराबर HF, देखो E बराबर HF। तो अगर मैं एनर्जी को सॉरी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूं, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूं, तो एक फोटोन की एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब इस इक्वेशन से समझो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है वो एक फोटोन के लिए तो है। एक फोटोन जिसने सच में इंटरेक्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन से, अगर उस फोटोन की आप एनर्जी बढ़ा देते तो फोटोन की एनर्जी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देगा, तो इलेक्ट्रॉन आइडियल कंडीशन में कोलिजन नहीं करता तो ज्यादा एनर्जी लेके निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यस और नो? हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से फोटोन की एनर्जी चेंज होगी, फोटोन की एनर्जी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और इसी काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से अब आपने एक और रिलेशन पढ़ा था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट। क्या अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई है तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा चाहिए? हाँ सर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सो बैटरी का वो पोटेंशियल जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आने वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए। कितना आसान भाषा में समझा रहा हूं? हाँ सर, अगर मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, तुमको समथिंग नहीं लग रहा कि एनर्जी से रिलेटेड चीज है? हाँ सर, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? ये भी एनर्जी से रिलेटेड चीज है। एनर्जी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी इज द नथिंग बट सिनोनिम्स ऑफ एनर्जी, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट सिनोनिम्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब आओ हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। फॉर अ गिवन सोर्स, अगर मैं गिवन सोर्स लू, गिवन सोर्स का मतलब है कि मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट बना दिया, और अब मैं इंटेंसिटी चेंज करूं, तो इंटेंसिटी का आप फॉर्मूला जानते हैं बेटा कि अगर उसने बोला फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन। अगर वो फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बोला तो भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेते हैं। अगर उस फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन एंड फ्रीक्वेंसी दोनों। याद है? लिख के बताया मास्टर बॉक्स में, तुम्हें एक बार रिवाइज कर लो, देख लो, नोट्स पलट के देख लो, प्लीज एक बार नोट्स पलट के देख लो। अब देखो यहां पर, अगर मैं इंटेंसिटी को चेंज करूं
इंटेंसिटी चेंज। अगर मैं इंटेंसिटी को चेंज करता हूं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे, तो मुझे बताओ इंटेंसिटी का फॉर्मूला है NHF/AT। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोला सिर्फ और सिर्फ तभी की बात कर रहा हूं, अगर फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होगा तो इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी दोनों होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोल दो, ये कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ फोटोन का मतलब ही इंटेंसिटी होगा। इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोटोन फ्लक्स बोला था। तो इंटेंसिटी चेंज किया तो फोटोन का नंबर चेंज होगा, नंबर ऑफ फोटोन चेंज होगा, फोटोन चेंज, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज सेम, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज सेम, फोटोन इज सेम। सर हाउ? देखो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी अगर तूने कांस्टेंट कर दिया तो एक एक फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, एक एक फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्या चेंज हो गई? नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो गया इंटेंसिटी बढ़ने पर। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पिस्तौल है और मैं तेरे घर आऊं तेरा मर्डर करने, तो मैं एक पिस्तौल निकाला और उस पिस्तौल से ई एनर्जी से बुलेट निकलता है। मैंने गोली मार दिया तो मैं ई एनर्जी से बुलेट तुमको छेद गया, है ना, हिट कर गया। ओके सर जी, लेकिन हम जिंदा बच गए सर जी। अब तू एक बुलेट से नहीं मरा, तू मजबूत आदमी है, तू कमजोर आदमी थोड़ी ना, तू मजबूत आदमी है। अब मैंने सोचा एक बुलेट से मरा नहीं, तो मैं कल को क्या किया, वो ले गया मशीन गन। अब उस मशीन गन में क्या होता है, हो जाता है ना। तो मशीन गन से भी हर बुलेट की निकलने की एनर्जी उतनी थी, मशीन गन से भी हर बुलेट की निकलने की एनर्जी उतनी थी। अब पिस्तौल से और मशीन गन में क्या फर्क पड़ा? तो देखो, पिस्तौल से निकलने वाले हर बुलेट की एनर्जी ई थी, लेकिन एक टाइम में एक ही बुलेट निकल रहा था। मशीन गन से हर बुलेट की एनर्जी निकलने की ई है, लेकिन एक बार में बहुत सारा निकल रहा था। अब मैं तेरे घर आया एकदम मशीन गन लेकर, अरे साला कहां बाहर निकल, और तू मिला मुझे, तुम भून दिया पूरा, भून के आगे। अब मैं घर आ गया, बढ़िया कि आज तो मार दिया मैंने। फिर जब मैं घर पहुंचा, आराम से लेट वेट गया, कल देखा तो फिर से जिंदा है। क्यों? कि सर एक बुलेट से नहीं मारा तो 100 बुलेट से क्यों करेंगे? आपके बुलेट की एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है। साला मैं परेशान। तो यहां पे वही हुआ कि मैं क्या कह रहा हूं कि मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा, तो निकलने वाले फोटोन की एनर्जी फिक्स हो गई। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब एक एक फोटोन की एनर्जी फिक्स हो गई, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गया इंटेंसिटी से। समझ में आया? अब नंबर बढ़ने से संख्या ज्यादा बढ़ गया, लेकिन हर बुलेट की एनर्जी उतनी रही, हर फोटोन की एनर्जी उतनी रही। बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब देखो, अब नंबर ऑफ फोटोन अगर चेंज हो गया, जैसे पहले 100 फोटोन पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, एग्जांपल के लिए 100 फोटोन पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 999 का इंटरेक्शन नहीं हो रहा, इंटरेक्शन एक ही का हो रहा था। अब 200 फोटोन में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 300 फोटोन में 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो क्या पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज, number of electron will change, yes, but kinetic energy of each electron will same, kinetic energy of each electron will same, kinetic energy of each electron will same। क्यों kinetic energy सेम रहेगा? क्योंकि सर देखो, सिंपल सी बात है, आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर बोल के, अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं रखते तो सोचना पड़ता, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा तो इंटेंसिटी का मतलब है नंबर। अब इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर बढ़ा, नंबर बढ़ने से फोटोन का नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन हर फोटोन की एनर्जी तो सेम ही रहेगी। ओके, अब नंबर बढ़ने से क्या सर्किट में फ्लो करने वाला करंट बढ़ जाएगा? क्योंकि आई बराबर होता है एन ई बाई टी, अरे क्यू बाई टी, क्यू को एन ई लिख सकते हैं। हाँ, तो जितना ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उतना ज्यादा सेचुरेशन करंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अब पहले 100 करंट इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, पहले 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और 100 को मैं कलेक्ट कर दिया बैटरी से। अब मान लो इंटेंसिटी बढ़ाओगा तो 200 निकलेगा, तो 200 को कलेक्ट कर दूंगा। अब बताओ ये रिलेशन समझ में आया? हाँ, अब सुनना, अभी कितना शानदार चीज मैंने तुम्हें पढ़ाया, देखना। अब सुनो अच्छे से, करंट किस बात पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, कितना एनर्जी लेके निकला, या कितना इलेक्ट्रॉन निकला। सर कितना इलेक्ट्रॉन निकला इस बात पे डिपेंड करता है, मतलब सेचुरेशन करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो सेचुरेशन करंट मतलब करंट एक नंबर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और इंटेंसिटी एक नंबर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो नंबर किस पे डिपेंड करता है? सर नंबर पे। अब तुमसे बोलेगा करंट, तो बोलोगे करंट नंबर पे डिपेंड करेगा गुरुजी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि अगर तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, अगर मान लो यहां पे तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, तो हर फोटोन की क्या चेंज होगी? एनर्जी चेंज होगी। लेकिन अगर टोटल फोटोन उतना ही रह गया तो सर टोटल फोटोन उतना ही रह गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा। अब मान लो तुम 100 फोटोन गिरा रहे थे, अब 100 के 100 फोटोन की तुम एनर्जी बढ़ा दो, लेकिन 100 ही फोटोन गिराओ, तो भाई इंट्रैक्शन में प्रॉब्लम है ना। अगर किसी ई एनर्जी के 100 फोटोन आए, एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब 2 ई एनर्जी के 100 फोटोन आएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 ई एनर्जी के 100 फोटोन आएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 5 ई के 5 गुना एनर्जी कर दी, 100 फोटोन आए तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
अभी जितनी ज्यादा संख्या इलेक्ट्रॉन फोटोन का होगा उतना इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर तुम नंबर कांस्टेंट रख दोगे, फोटोन का नंबर कांस्टेंट रख दोगे, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर कांस्टेंट होगा। अब देखो कितना सिस्टमैटिक और सिंक्रोनाइजिकली ये बैठ रहा है। नंबर नंबर पे डिपेंड करता है, नंबर एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। एनर्जी से क्या फर्क पड़ता है? अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा देता है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सिनोनिम्स ऑफ एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एनर्जी। एनर्जी डिपेंड्स ऑन एनर्जी, एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर। एनर्जी रोकने की अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नंबर बहुत चेंज कर दिया तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन एनर्जी तो उतना ही रही, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी पे डिपेंड नहीं, एनर्जी पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक एनर्जी है, नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। सैचुरेशन करंट एक नंबर है, नंबर पे करता है। सैचुरेशन करंट नंबर है, वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। नंबर देखो नंबर, सैचुरेशन करंट क्या होता है? एक नंबर, किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। सैचुरेशन करंट एक नंबर है, ये नंबर पे डिपेंड करेगा। करंट एक नंबर है, नंबर पे डिपेंड करेगा। करंट एक नंबर है, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक एनर्जी है, नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये एनर्जी है, नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये एनर्जी है, एनर्जी पे डिपेंड करेगा। ये एनर्जी है, एनर्जी पे डिपेंड करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे डिपेंड करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी है, नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। करंट एक नंबर है, नंबर पे डिपेंड करेगा। करंट एक नंबर है, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। बताओ बताओ, एकदम से एकदम गुम सुम आ गया कि नहीं? बताओ 31 मिनट पे तुमको मजा आया कि नहीं? बता देता हूं सर, एकदम से पगला गए थे आप, हम समझ गए सर जी, लेकिन मजा आया कि नहीं आया? या इस तरीके से आप पहली बार पढ़े हो तो जरूर कमेंट करके बताओ कि इस विजुअलाइजेशन के साथ मॉडर्न फिजिक्स कभी नहीं पढ़ा था। अब ग्राफ बनाते हैं, तो अब तो गर्दा उड़ा दोगे। हाँ, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है सेम एनर्जी की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। देखो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ फोटोन -5। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग ऑफ फोटोन एंड इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नैनोसेकंड। दो बातें समझ में आई। तीसरी बात, कैन नॉट एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी। ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता। वेव थ्योरी से क्या एक्सप्लेन नहीं होता है? इंस्टेंटेनियसली फोटोन का निकलना एक्सप्लेन नहीं होता, सॉरी इलेक्ट्रॉन का निकलना एक्सप्लेन नहीं होता। फोटोन के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में इतना कम टाइम होता है, वो एक्सप्लेन नहीं होता। दूसरी बात, इफिशियंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी लेस, मतलब 10 का पावर -3, 10 का पावर -2, 10 का पावर -4 के ऑर्डर में होता है, मतलब 0.1 0.2%, 0.01% के ऑर्डर में होता है। लेकिन एक 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। आइंस्टाइन ने बोला था 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। तो प्रॉब्लम इसमें है कि 1000 फोटोन जब गिरते हैं तो एक ही फोटोन का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन से होता है, बाकी सब हवा में ही निकल जाते हैं। वो वाला कहानी बायोलॉजी और फिजिक्स हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, उस फॉर्म वाले से एक्सप्लेन करो कमेंट में कि क्या होता है उसमें, है ना? वो रिप्रोडक्शन में क्या होता है बताओ। अकरेंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना नंबर पे डिपेंड नहीं करता। अब सारे गिरो के फॉर्स से क्या होगा बे? अब मान लो वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोटोन आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और वर्क फंक्शन 4, मतलब निकालने के लिए 4 चाहिए, तो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। अब एक फोटोन है तो, और 4 लाख फोटोन है तो, अब गिरो के फोर्स से थोड़ी ना कुछ होगा। एक एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सर मान लो 4000 फोटोन आया, सबकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या पता कोई 2 फोटोन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कर दे और वर्क फंक्शन 4 ही है? नहीं हो पाएगा। एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। यही चीज वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रही। अच्छा, तो अकरेंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब आज के बाद से क्या समझोगे सर? नंबर, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे। याद रखना, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी मतलब नंबर। तो कितने फोटोन आ रहे हैं, इससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा ये कंडीशन ही नहीं है। फोटोइलेक्ट्रिक की कंडीशन फ्रीक्वेंसी से डिफाइन होता है। लिखा है फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, देखो देन नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। नो इलेक्ट्रॉन, नो लिखा है, नो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट हाउएवर इंटेंसिटी इज हाई। इंटेंसिटी तुम कितना भी हाई कर दो, अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम है, तो चाहे कितनी इंटेंसिटी हाई कर दो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। नो टू फोटोन कैन नॉट इजेक्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड 1 फोटोन कैन नॉट इजेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन। 2 फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट नहीं करेगा और 1 फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कराएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? EV नॉट के बराबर। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 से k मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और लाइट, अगर
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, और वेवलेंथ ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के कम या बराबर है देन इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट। कंडीशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। चलिए ठीक है, सैचुरेशन फोटो करंट बताओ। अब सैचुरेशन फोटो करंट क्या है सर? नंबर है। फोटो करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एक नंबर है बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड नहीं करेगा? अब मान लो मैं पिस्तौल खरीद के लाया तगड़ा वाला, क्यों? क्योंकि जिस पिस्तौल से मैं तुमको मारने आया था उसकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी, तो मैं मशीन गन से मारने आया भाई, अब उसकी एनर्जी तो उतनी रह गई भले ही ज्यादा बुलेट निकला। अब मैं नेपाल से मंगाया कट्टा, वो लेके आया, मैं खींचा था, वो जाके जो तुमको पार किया ना, चीरा ना, तुम लेट गए। क्यों लेट गए? पर उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रही होगी। हाँ, तो अल्टीमेटली मैंने मार गिराया। क्यों मार गिराया? इसलिए मार गिराया कि इस बार जो बुलेट निकली थी ना बहुत हाई एनर्जी की, तो 100 से काम नहीं होता, मारने के लिए एक ही काफी है। अब भाई साहब समझना, बड़ी बड़ी तगड़ी बात हो, बहुत तगड़ा बात मेरे अंदर से आ रहा है। देखो, जंग जीतने के लिए एक ही व्यक्ति काफी है, भीड़ से कुछ नहीं होता। जंग जीतने के लिए एक ही तगड़ा व्यक्ति चाहिए, भीड़ से कुछ नहीं होता। तो देखो, सैचुरेशन करंट एक नंबर है, ये भीड़ वाली क्वांटिटी है, इंटेंसिटी भीड़ पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ा दोगे तो एक फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, तो नंबर ऑफ बुलेट तो उतना ही निकलेगा ना, क्योंकि तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी से एनर्जी चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होता है? अच्छा बताओ, मैं सोच की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। हर फोटोन की एनर्जी बढ़ने से वो फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा ना। अब मान लो 100 फोटोन गिर रहे हैं, 100 फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब तूने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो 100 ही फोटोन निकलेंगे, लेकिन ज्यादा एनर्जी से निकले। अब फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी तो 100 ही फोटोन निकलेंगे, भले ही और ज्यादा एनर्जी से निकले। तो 100 फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन, तो अब चाहे कितनी एनर्जी का 100 फोटोन गिरा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो देखो, सैचुरेशन फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर 5 प्लस के मैक्स व्हेन नो कोलिजन अकर्स। मतलब अगर कोलिजन अकर नहीं करेगा तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन सही है, नहीं तो आइडियल कंडीशन के केस में तो सही हो जाएगा, नॉर्मली तो काइनेटिक एनर्जी 0 से के मैक्स के बीच कुछ भी हो सकता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? लाइट एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है। 16 नंबर बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। यहां पे यही तो हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मोमेंटम, चार्ज, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, ये कंजर्व्ड रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, आपसे सेशन रीजन में पूछा जा सकता है। क्या है? इन फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन में टोटल मोमेंटम, चार्ज, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है, टोटल सिस्टम का कंजर्व रहता है मिला के। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बट इन फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन नंबर ऑफ फोटोन मे और मे नॉट कंजर्व, मतलब नंबर ऑफ फोटोन को छोड़ के सब चीज कंजर्व रहता है। सर नंबर ऑफ फोटोन ही अगर कंजर्व नहीं करेगा तो टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी? भाई टोटल एनर्जी रिएक्शन में कंजर्व रहती है, अभी टोटल एनर्जी अगर कंजर्व नहीं थी तो आपने आइडियल कंडीशन में कैसे लिखा कि जो फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन में निकालने में जितनी खर्च हुई और बची हुई काइनेटिक एनर्जी में गई। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही तो एग्जांपल है। मोमेंटम यहाँ पे नहीं इक्वेशन बनाते हैं एंगुलर मोमेंटम का, चार्ज का, लेकिन ये सब कंजर्व रहता है, इस इंटरेक्शन में कंजर्व रहता है। नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व क्यों नहीं है वो बता दो। जैसे आगे चल के मैं मॉडर्न फिजिक्स में एक चीज पढ़ाऊंगा तुम्हें, न्यूक्लियर में पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन क्या होता है थोड़ा देख लो। पेयर प्रोडक्शन होता है जब हाईली एनर्जेटिक दो फोटोन टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन फॉर्म करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। तो जब दो फोटोन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं, ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है। तो बताओ फोटोन कहां गए? फोटोन खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ये समझाऊंगा। कुछ नहीं करना, ये रिएक्शन है, तुमको करना कि होता है, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा,
अब आओ ग्राफ में। अब देखना, जो ग्राफ तुमको कंफ्यूजिंग लगता था, अभी कम लाइव होता तो मैं तुमसे पूछ भी लेता, जो तुमको आज तक ग्राफ कंफ्यूजिंग लगता होगा, वो सारे के सारे ग्राफ अब तुम्हारे टिप पर होंगे, टिप पर होंगे। देखना, एक बात बताओ, सेचुरेशन करंट मतलब जो मैक्सिमम करंट निकल रहा था ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करके जो मैक्सिमम करंट मिल रहा था, उसका इंटेंसिटी के साथ क्या ग्राफ बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर टच क्यों नहीं करा आपने, थोड़ा छोड़ क्यों दिया? छोड़ इसलिए दिया कि जीरो इंटेंसिटी की कौन सी लाइट होती है भाई? जीरो इंटेंसिटी मतलब नो फोटोन, तो लाइट कहेगा नहीं, तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अब मुझे बताओ ऐसा ग्राफ बनता है कि नहीं? सर ये तो बनता है। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? सेचुरेशन करंट एक नंबर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा करंट बढ़ता जाएगा। ये देखो, सेचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो सेचुरेशन करंट कैसे चेंज होगा? चेंज ही नहीं होगा। तो क्यों नहीं चेंज होगा? सर ये नंबर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मान लो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे 1000 फोटोन से, 1000 फोटोन से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर अपना फोटोन का नंबर तो ही रहा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर हो ही रहा। भले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन करंट थोड़ी ना बढ़ेगा, करंट तो नंबर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और यही चीज बच्चों को समझ नहीं आती है। देखो, ये नंबर है, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये नंबर है, नंबर पे डिपेंड करेगा, खत्म। और यही चीज वेव थ्योरी से भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, यही चीज वेव थ्योरी से भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी का ग्राफ सीधा बनेगा, क्यों? ये एनर्जी है, एनर्जी नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। तो कमेंट करके बताओ सभी लोग जो भी लाइव रिकॉर्डेड देख रहे हैं, नंबर नंबर पे डिपेंड करेगा, ब्रैकेट में लिख दो इंटेंसिटी एंड करंट। एनर्जी एनर्जी पे डिपेंड करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। ये पीछे क्यों शिफ्टेड हुआ? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर ही तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा, उसके बाद ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ सर, लिनियरली डिपेंडेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के से स्टार्ट नहीं हुआ है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है, y इज प्रोपोर्शनल टू x, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन y इज प्रोपोर्शनल टू x प्लस c कहीं मैं कांस्टेंट ऐड कर दूं तो लिनियरली डिपेंड कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। समझाऊंगा, ये मैथमेटिक्स समझाऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले ये बताओ, मैं ग्राफ को यहां से शुरू नहीं कर सकता, क्यों? मान लो फ्रीक्वेंसी कुछ f है, लेकिन इस f की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे? काइनेटिक एनर्जी तो तब डिफाइंड होगा ना, काइनेटिक एनर्जी तब डिफाइन होगा ना जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी तब आएगी ना जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलना ही शुरू होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद, इसलिए उसके बाद स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो खत्म, देख रहे हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, एनर्जी है और ये नंबर है। अभी नंबर और एनर्जी वाला दिमाग में अगर तो सेट हो गया तो ग्राफ देख कैसे करता हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऐसा बनेगा भाई, रोकोगे तब ना जब एक फोटोन निकलेगा, फोटोन इफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद निकलेगा, खत्म। बताओ, अब ये जो ग्राफ बना रहा हूं सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इसमें होता है। अब ये ग्राफ किसका है पहले देखो, ये करंट है, सेचुरेशन करंट नहीं है। तो करंट एंड सेचुरेशन करंट में क्या फर्क है? करंट जो नॉर्मली निकल रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन निकल के खुद ब खुद पहुंच जाएंगे, वो नॉर्मल करंट है। सिचुएशन करंट वो होता है कि जब सारे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को मैं प्लेट तक पहुंचा दूं, बैटरी लगा। सर उसकी कोई ईएमएफ डिफाइन नहीं करते बैटरी की, नहीं उसकी कोई ऐसा ईएमएफ डिफाइन नहीं करते, सिंपली हम बोलते हैं कि ईएमएफ पे सारा इलेक्ट्रॉन जो पहुंच गया वो पहुंच गया, तो सेचुरेशन करंट हो गया। अगर ग्राफ बनाते हो तो तुम्हें बताया था कि मान लो कि बैटरी का ईएमएफ 0 है, अब 100 में से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, 10 लगाया तो 20 पहुंचे, 20 लगाया तो 30 पहुंचे, 40 लगाया 40 वोल्ट कर दिया तो 80 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, फिर और लगाया 90 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, अब और लगाया 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। इसको कहते हैं हम सेचुरेशन करंट। इसको क्या कहते हैं? सेचुरेशन करंट। बोलो कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी? नहीं सर एकदम आसान है। अब इसको रिवर्स में बैटरी लगाते हैं तो ये चल के यहां पे क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे डिसकंटिन्यूअर सा दिख रहा है, ऐसे ही आएगा ना, ऐसे आ जाएगा, ऐसे बनता है ग्राफ, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मान लो किसी रेडिएशन के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया जहां पे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एफ इंटेंसिटी आई। अब मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट रखूंगा, मतलब हर फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट रखूंगा और इंटेंसिटी वैरी करती है। अगर मैंने तुमको बता दिया कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब क्या कांस्टेंट है, तो यहां पे कंक्लूजन क्या लिखेगा? सर कंक्लूजन लिखेगा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज कांस्टेंट। सब कैसे पता चला आपको? ये गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ
ग्राफ प्लॉट ग्राफ फॉर, ये रहा, ये हमें गिवन है। अब ये गिवन है तो इसका मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज कांस्टेंट। हाँ सर, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज कांस्टेंट एंड इंटेंसिटी वेरिएबल, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा NHF/8। ये सारी चीज कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। हमेशा इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल होता है क्या? नहीं सर, हमेशा नहीं होता है। कब होता है? जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी मेरा कांस्टेंट है और इंटेंसिटी वेरिएबल है। इंटेंसिटी वेरिएबल में क्या किया? बढ़ाया, मान इंटेंसिटी बढ़ाया। अब जैसे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया तो पहले मान लो 100 फोटोन थे ई एनर्जी के, अब इंटेंसिटी बढ़ाया तो 200 फोटोन हो गए, लेकिन एनर्जी सबकी उतनी रही। अब 200 फोटोन है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, लेकिन सभी निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम ही है, तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपकी सेम रहेगी। अब मान लो इंटेंसिटी कम कर दिया, तो पहले 100 फोटोन थे तो 50 ही फोटोन निकलेंगे, 50 ही फोटोन निकलेंगे, 50 ही फोटोन निकल रहे, तो क्या ग्राफ ऐसा बन जाएगा? हाँ सर, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान से सोचो, चाहे तुम कितनी भी इंटेंसिटी चेंज कर लो, कितनी भी इंटेंसिटी चेंज कर लो, वो नंबर चेंज कर पाएगा, लेकिन एनर्जी अगर तुम्हारा कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। देखो, डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। दोबारा बता रहा हूं, 5वीं बार बता रहा हूं। एमआर स्टार फ्लो में भी बताया, फोटो इलेक्ट्रिक के 20 थ्योरी जो लिखा था उसमें भी बताया, और आपको दोबारा से बता रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी नंबर, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन यहां पे मान लो सैचुरेशन करंट तुम्हारा कुछ है, ये देखो I3, यहां पे सैचुरेशन करंट है तुम्हारा I2, और यहां सैचुरेशन करंट है तुम्हारा I3। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़े तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो करंट बढ़ गया। तो सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बोलो, मजा आया कि नहीं आया? मजा तो आ गया, बिल्कुल जोरदार समझ में आया। बताओ, यही ग्राफ तो बच्चों को समझ नहीं आता है। आप नंबर और एनर्जी के कंसेप्ट से देखो कितना इजी समझ, कितना इजी समझ गया। दूसरा देखिए, यहां पे मैंने बोला है कि नंबर ऑफ फोटोन मैंने कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहा हूं, मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज करूंगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं, सबसे पहला कंक्लूजन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल चेंज, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल चेंज, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल चेंज, यस और नो। हर फोटोन की एनर्जी अब चेंज होगी, हर फोटोन की एनर्जी अब चेंज होगी, हर फोटोन की एनर्जी अब चेंज, हर फोटोन की एनर्जी अब चेंज हो। क्या है? नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज चेंज। अब मान लो मैं 100 ही फोटोन गिरा रहा हूं, लेकिन हर फोटोन की एनर्जी बढ़ गई है, तो एनर्जी बढ़ गई है, तो मान लो किसी न्यू फ्रीक्वेंसी पे, F1 फ्रीक्वेंसी पे ये ग्राफ आया, F1 फ्रीक्वेंसी पे, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ा दूं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन बदल जाएगा। तो फोटोन की एनर्जी बढ़ गई तो निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। दूसरा ग्राफ ये बनेगा, तीसरा ग्राफ ये बनेगा। तो सबसे पहले देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल 3। स्टॉपिंग पोटेंशियल 3, ये फ्रीक्वेंसी F1, ये F2 और ये F3। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया? हाँ सर, ये पहले भी बता चुका हूं तुम्हें, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। अब देखो दूसरी बात, अब मैंने बोला कि नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट है तो निकलने वाले फोटोन की नंबर अगर फिक्स है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की नंबर फिक्स होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की नंबर फिक्स होगी तो सैचुरेशन करंट तुम्हारा सेम होता है, सैचुरेशन करंट यहां पे क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। क्यों सैचुरेशन करंट सेम रह जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है, तो सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। अब इस पूरे प्रोसेस में इंटेंसिटी सेम है कि बदल गई? तो इंटेंसिटी तो देखना पड़ेगा। इंटेंसिटी होता है NHF/80, तो आपने नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रखा है, लिखा है, फ्रीक्वेंसी वेरी किया तो इंटेंसिटी आप वेरिएबल बोल सकते हो। अब यही बात एनसीईआरटी में गलत लिख दी, जितना स्मूथ तरीके से आप यहां समझ गए ना, एनसीईआरटी में गलत। अब बात नीट में किसको मानना है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बस यहां पे बस थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत आती है बच्चों को फील कराने में, समझाने में, लेकिन हालांकि मैंने आपको इतना प्यार से समझाया कि आप समझ जाएंगे। देखिए बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अगर तुम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दोगे तो फॉर्मूला देखो, हाँ इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दिया
इस फॉर्मूले में सारा कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई दो राय बचा ही नहीं, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन ही होगा। और इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन है तो नंबर ऑफ फोटोन चेंज हो रहा है तो इंटेंसिटी चेंज होगा, नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट, और इंटेंसिटी कांस्टेंट तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट होगा, इंटेंसिटी बदल रहा है तो सैचुरेशन करंट बदलेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो अब मैंने यहां पे फ्रीक्वेंसी बदली है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो ना, ये है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बदल रहा हूं और नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रखा तो मुझे इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमें नंबर ऑफ फोटोन अगर बढ़ जाएगा करंट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट होगा। तो नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट तो फोटोन का नंबर कांस्टेंट है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर कांस्टेंट रहेगा, पक्की बात है, ये सही ग्राफ एकदम। अब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, वेरिएबल। अब एनसीईआरटी ने क्या गलती करी है, वो बोला है कि यहाँ पे ना ये कांस्टेंट इंटेंसिटी और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ बनेगा, ये बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी कहता है आई बराबर, ये ग्राफ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, इस पे ग्राफ बना है, इस पे ग्राफ बना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस पे ग्राफ बना है, स्क्रीन पॉज करके बताओ क्या गलती करती है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने गलती ये कर दी कि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल पे तो ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, एकदम सही है। फ्रीक्वेंसी तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V3 ज्यादा है तो लिखोगे फ्रीक्वेंसी V3 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी F3 इज ग्रेटर देन F2 एंड ग्रेटर देन F2 इज F1, मतलब F1 से बड़ा F2, F2 से बड़ा F3, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा हो, ये एकदम सही है, ये एनसीईआरटी ने सही किया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है इसलिए करंट कांस्टेंट नहीं, ये इंटेंसिटी इसमें कांस्टेंट नहीं है। और अगर तुम इंटेंसिटी को यहां पे कांस्टेंट बोल रहे हो, अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट बोल रहे हो तो ग्लिच क्या होगा कि इंटेंसिटी यहां पे नंबर ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो गया है। अब तुम यहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, और तुम कह रहे हो इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट अगर रख दिया मान लो इंटेंसिटी कांस्टेंट, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, अगर एनसीईआरटी ने बोला इंटेंसिटी कांस्टेंट तो चलो कर दिया, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो नंबर फोटोन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर फोटोन घट गया तो फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर तो घट जाएगा ना गुरु, कांस्टेंट कैसे रहेगा। तुम समझ रहे हो, देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं दोबारा समझाता हूं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, श्योर शॉर्ट जो समझा रहा हूं वो सुनना। फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट हो या कुछ ना बोला हो तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया तो फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट हो गई, फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन ही होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एकदम सही है। लेकिन अगर उसने फ्रीक्वेंसी वेरी कर दिया तो इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन नहीं है, और जो करंट होता है वो तो नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड, करंट होता है वो नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड। अब अगर उसने बोला है कि मैंने फ्रीक्वेंसी को बदला तो इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी होगा, यहां पे इंटेंसिटी का मतलब करंट नहीं, नंबर ऑफ फोटोन करंट डिसाइड करता है, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा तो करंट ज्यादा। अब हम क्या करेंगे, तुमको कंसेप्चुअली क्लियर रहना है, ठीक है। अब सवाल में तुम कहीं नहीं फंसोगे, आज तक 20 साल में जो सवाल है वो तुम नहीं फंसोगे, सिर्फ नंबर और फ्रीक्वेंसी का गेम खेलते चलो, सिर्फ नंबर और एनर्जी का गेम खेलते चलो। 20 साल में जेई और मेन नीट में जो सवाल हैं वहां तुम कहीं नहीं फंसोगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ग्राफ मैंने इसके लिए बनाया है, सही एक्सप्लेनेशन ये है कि नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा हर फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसको रोकने के लिए फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा अच्छी, बस बात खत्म, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्राफ का कंडीशन ये है, मेरे अकॉर्डिंग ग्राफ का कंडीशन ये है, बस इतना ध्यान रखना। मेरे अकॉर्डिंग ग्राफ का कंडीशन क्या है, ये मेरे अकॉर्डिंग ग्राफ का कंडीशन ये, मैं ग्राफ इस कंडीशन में बना रहा हूं, इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन क्यों, क्योंकि अगर करंट कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा, नंबर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट, मेरे अकॉर्डिंग ये ग्राफ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कंडीशन है। लेकिन एनसीईआरटी ने कभी नीट में ऐसा सवाल और जेई में ऐसा सवाल ही नहीं बना जहां पे तुमको ये कंफ्यूजन हो, पक्का सर जी 200% कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो ठीक है गुरु, अब चलो और देखो थ्योरी पर हो ना, थोड़ी क्वेश्चंस करोगे तो और क्लियरिटी आएगी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात यहां पे नहीं है। चलो सबसे पहले ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। तो देखो एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस ये तुम्हारा आ जाएगा ईवी नॉट, काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट लिख सकते हैं, हाँ सर। अब हमें ग्राफ बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का, ये हम ग्राफ बना चुके हैं, तो कब बनाए रे, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ नहीं बनाया था, गजब जो आदमी है, ये क्या बनाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, तो बना तो लिया था सर, अब क्या है, अब इसको प्रूव कर रहे हैं कि किस इक्वेशन से बना है। अच्छा सर जी कर लो हम बुरा नहीं मान,
तो एनर्जी ऑफ फोटोन में ही तो फ्रीक्वेंसी आएगा एचएफ, वर्क फंक्शन को फाई रहने दो प्लस ईवी नॉट। तुम्हें वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वी नॉट का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो फाई को उधर ले जाओ, ईवी नॉट बराबर एच एफ माइनस फाई, इस ई को इधर भेज दो, वी नॉट बराबर होगा एच बाई ई एफ माइनस फाई बाई ई। अब वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो अब जरा ध्यान से देखना, वाई एक्सिस पे तूने वी नॉट रखा, इसको तो तुम वाई एक्सिस पे रख दिए, हाँ सर। एक्स एक्सिस पे तुम्हारा कौन है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा एक्स एक्सिस पे आ गया, ठीक है। ये सी तुम्हारा इंटरसेप्ट हो गया, तो सी तुम्हारा इंटरसेप्ट है माइनस फाइव बाई ई, ठीक है। इंटरसेप्ट कहां जाएगा, फाइव बाई ई पे, ओह सॉरी सॉरी, इंटरसेप्ट कहां जाएगा, फाइव बाई ई पे, देखो कंपेयर करो ना। और तुम्हारा स्लोप क्या होगा सर, एच बाई ई। अब यहां से तो प्रूफ हो गया कि स्लोप तुम्हारा एच बाई है, प्लैंक कांस्टेंट बटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्लोप कांस्टेंट आया। और ये कांस्टेंट हर तरह के मेटल के लिए ऑलवेज कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट नहीं, ऑलवेज कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया ये फॉर ऑल मेटल एंड ऑल रेडिएशन। मतलब अगर तुम ग्राफ बनाओ एफ फ्रीक्वेंसी के लिए और अगर 2f फ्रीक्वेंसी कर दो तो भी वही ग्राफ बनेगा, क्यों, क्योंकि स्लोप वही रहेगा एच बाई। स्लोप यहां पे जो ग्राफ का आया देखो ना, वाई एक्सिस पे तूने पोटेंशियल रख दिया, एक्स एक्सिस पे तूने फ्रीक्वेंसी रखा है, तो स्लोप कितना है, एच बाई, एच क्या प्लैंक कांस्टेंट, ई क्या चार्ज। मतलब इस ग्राफ का स्लोप चाहे तुम दुनिया के किसी मेटल के लिए बनाओ, एच और ई की वैल्यू तो वही रहेगी ना। अच्छा, इंटरसेप्ट निगेटिव आया, हाँ सर निगेटिव क्या बता रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, भाई ये पॉजिटिव है ना, एच बाई ई पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट और इंटरसेप्ट निगेटिव, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, यहां पे कट करेगा। सर लेकिन एक बात बताओ, इस ग्राफ का क्या मतलब है, तो इस ग्राफ का कोई मतलब नहीं, ये बता रहा है कि ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन जाके यहां पे कट करेगा। लेकिन 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 फिनोमेना तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही होना शुरू होगा फोटोइलेक्ट्रिक। यहां पे मान लो ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल फाइन नहीं, थीटा एंगल, तो टैन थीटा ही तो स्लोप बताता है जिसकी वैल्यू एच बाई ई है। नीट में 2 बार इस पर सवाल पूछ लिया है, जेई में 1-2 बार इस पर सवाल पूछ लिया डायरेक्ट। इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जब हम ग्राफ बनाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जब हम ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एच बाई ई होता है, एच बाई ई होता है। अच्छा हाँ सर बात तो सही है सर, इजी लगा ये तो, बस कहां टफ है, ठीक है बढ़िया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वेरी गुड। अच्छा ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है, मान लो यहां कट कर रहा है, इस इंटरसेप्ट का जो लंबाई है ये फाई पे डिपेंड कर रहा है, फाई क्या है, वर्क फंक्शन, तो कितना नीचे कट करेगा वो तो इसके वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इंटरसेप्ट तुम्हारा वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, हाँ, तो जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा ग्राफ उतना ज्यादा नीचे कट करेगा, ये बात भी सही है। अगर मान लो मैं इसमें ये लिख दूं कि इस ग्राफ को मैं ऐसे लेंथ बना देता हूं, इसको बना दिया मैंने ओ और इसको बना दिया बी, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू बताओ, तो तुम बोलोगे ये जो ओबी लेंथ है उसी की वैल्यू तो 5/E है, तो ओबी लेंथ ही तो 5/E है सर, माइनस ये ओबी भी तो निगेटिव में, भाई ये 5 मीटर पे कट किया तो यही तो 5 मीटर लेंथ होगा। अच्छा तो फाई क्या हो जाएगा, ई इंटू ओ बी, जहां पे फाई क्या है, वर्क फंक्शन, तो ग्राफ से आप वर्क फंक्शन भी निकाल लोगे। अब यहां पे जेई वाले एक बार बदमाशी क्या करते हैं देखिए, वो कहते हैं कि चलो ठीक है सब तो बढ़िया है, तुम ना मुझे ये बना के दिखाओ, क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 वेवलेंथ ऑफ लाइट। चोमू समझा है क्या, रे चोमू समझा है क्या, एक बात बता, 1/λ कोई तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ग्राफ वही तो बनेगा। अरे गुरुजी सही रे, तू बहुत बेवकूफ बनाया रे, हाँ 1 फ्रीक्वेंसी को नहीं, सी बाई लेमडा हो गया, लेकिन है तो रिलेशन वही ना, सी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, लेमडा एफ, तो एफ क्या हो जाएगा, सी बाई लेमडा, सी तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ का नेचर तो वही से रहेगा ना भाई, कांस्टेंट एक्स्ट्रा ऊपर नीचे ऐड हो गया, तो बहुत मजा आ गया इस करने में। अब देख, अब मैं तुमको सीधा जेई 2025 और नीट के जेई मेंस के सवाल कराता हूं, ठीक है। अब सवाल में लिखना नहीं है, सारे प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाने वाला काम मेरा यही तक हो गया। एक जो सवाल के थ्रू और कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा जिसपे मैं लिखूंगा कॉपी करना है, सिर्फ उसको लिखना, बाकी जिसको लिखूं कॉपी नहीं करना उसको एज इट इज आपको छोड़ देना, जिसमें लिखूं कॉपी नहीं करना है उसको एज इट इज आपको क्या करना है, छोड़ देना है। क्लियर बात समझ में आया। अब देखिए ये नीट 2025 का सवाल है, चलिए स्क्रीन पॉज करके सवाल करिए। अब प्रॉब्लम क्या है, सवाल का 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है टाइप करने वाले ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं करते हैं। तो देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब देख, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब नंबर पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। अब बताओ, फोटो करंट और इंटेंसिटी, ये नंबर मेरे हिसाब से सही है ग्राफ। ये देखो, फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो भाई फोटो करंट नंबर पे डिपेंड करना चाहिए, तुम कह रहे हो इंटेंसिटी बढ़ाया करंट सेम रहेगी,
सर लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो कैसे फ्रीक्वेंसी आपने कांस्टेंट मान लिया और इंटेंसिटी को नंबर बोल रहे हो? बताओ कैसे? नहीं तुम बताओ, तुम बताओ, मैं नहीं जानता। अब देखो फोटो करंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड ही नहीं कर सकता, कैसे डिपेंड करेगा? ये फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, क्या फोटो करंट एनर्जी बनाने से बढ़ेगी? फोटो करंट फ्रीक्वेंसी, बात ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और सिर्फ ए सही, ए सही, सिर्फ ए सही, ए इज ओनली करेक्ट। देखो खत्म। ये नीट 2025 का सवाल है, कितना मिनट लगा आपको करने में? ये सवाल देखिए, ये 2013 का सवाल है, नीट 2013 का, नीट 2013 का सवाल है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द कर्व बिटवीन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल मतलब ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज शोन इन फिगर, देन बताओ कि ये तुमको फ्रीक्वेंसी बता दी। देखो V3 V2 V1 है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बता दी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दिया। तो बस फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन पूछा, तुमको इंटेंसिटी में उलझाया ही नहीं। देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी बदला, इंटेंसिटी में उलझाया ही नहीं। वो उसको पता है कि वो गलत लिखा हुआ है, इसलिए उलझाता ही नहीं। अब यहां पर कर लो, तो देखो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहा होगा, V3 V2 V1 खत्म। बताओ, तो हो गया। हाँ, अभी जेईई मेन 2023 का सवाल है और ऐसे सवाल भर भर के आते हैं, कर लीजिए। क्या है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ओनली डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये गलत है। ओनली क्यों बे? देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है? देखो एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट लिखते हो। अब तो ये किस चीज पर डिपेंड करेगी? फोटोन की एनर्जी कितनी है, वर्क फंक्शन कितना है। अब पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन। बुर्बक समझाएगा। देखो सिचुएशन करंट मतलब नंबर इंक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज। वाह वाह वाह, नंबर से बढ़ेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। साला इंटेंसिटी नंबर हो और ये एनर्जी हो, कह रहा है डिपेंड करेगा। बुर्बक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग बेम थ्योरी। पागल समझाएगा। अरे सब गलत हो गए रे। कौन सा सही है? सिर्फ बी, ओनली बी इज करेक्ट। जेईई मेन 2023। कैसा लगा बताओ? नेक्स्ट स्क्रीन पॉज करके तुम करो, मैं नहीं करूंगा। स्क्रीन पॉज करो। अब चलो देखो, स्क्रीन पॉज करके कर लिया। अब देखो जेईई मेन 2023 का सवाल, द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एकदम सही है। फोटो करंट नंबर है, नंबर पे डिपेंड। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। बाप रे बाप, एनर्जी नंबर पे डिपेंड करावत है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। एकदम सही है। द इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्स अ मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी तो कुछ होता ही नहीं भाई। कितने लोग, देखो मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी मतलब कितने लोग निकालने के लिए चाहिए, कितने लोग निकालने के लिए चाहिए? अबे डैश, साला एक ही काफी होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंडिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेट एनर्जी है, वो एनर्जी पे डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट बोल दिया, गलत कर। मतलब ए और सी इज द करेक्ट आंसर। ए एंड सी ओनली, ए एंड सी। अगर मैं सब सही कर रहा हूं तो देख रहे हो सवाल कैसे हो रहा है। ये करो, ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है, ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है। करो, स्क्रीन पॉज कर दिया मैंने, करो। देखो, V is the stopping potential plotted against 1 upon lambda, where lambda is the wavelength of incident radiation. Then, अब देखो ये ऐसा ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ को अगर तुम पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहां कटता हुआ दिखाई देगा, एक यहां कटता हुआ दिखाई देगा। दोनों ग्राफ का स्लोप सेम होना चाहिए। मेटल 1 में भी गोल्ड एंड मेटल 2 में भी सीजियम। भाई ये कैसे पता चलेगा? वो तो वर्क फंक्शन बताना पड़ेगा। θ1 इज ग्रेटर देन θ2 ना, स्लोप हमेशा सेम होता है। अभी बताया θ1 θ4 एनी टू मेटल, यस खत्म। θ1 इज ग्रेटर देन θ2। लल्लू लाम। इधर देख, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉर अ गिवन सरफेस विल बी। क्या पूछा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप। तो स्लोप तुम्हारा अभी तो पढ़ा, m बराबर tan थीटा दैट इज इक्वल टू h बाई e ये रहेगा। h बाई e कहां है? अबे भाई साहब h है, ठीक है, e का पावर -1 मतलब 1/e है। अच्छा हाँ सही कह रहे हो मास्टर। ये देखो क्या कह रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी f ऑफ द इंसिडेंट लाइट प्लॉटेड अगेंस्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट। किसके साथ प्लॉट किया? स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ प्लॉट किया। ये v नॉट है एक्स एक्सिस में, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ द प्लॉटिंग सरफेस इज गिवन, यही तो कराया अभी। बताओ वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? देखो ये जो यहां कट करता है ना, इसकी लेंथ को हम o भी बोल सकते हैं ग्राफ में। हाँ, ये यहां पे जो इंटरसेप्ट किया उसको हम फाई बाई ई कहते हैं। तो फाई इज इक्वल टू होगा ई इंटू ओ बी, ई इंटू ओ बी, ई इंटू ओ बी। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा ओ बी नहीं ना, ई इंटू ओ बी। ओ ए कहां गया? स्लोप ऑफ द लाइन तो एच बाई ई को बताता है। वर्क फंक्शन किससे पता चलेगा? देखो कितना आसान बना दिया, बताओ बोलो। ये देखो, सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। एक और बात सुनना, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी क्या? अच्छा ये सवाल मैं
ईमानदारी से बताता हूं, कराना भूल गया जब मैं तुमको फोटोन थ्योरी पढ़ा रहा था। तो कौन सा सवाल अभी करा देता हूं, चिंता मत करना, ये मैं हमेशा कराता हूं, बट थोड़ा सा तुम कोई भी इंसान है यार, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हर चीज मैंने तुमको अभी तक सीक्वेंस में पढ़ाई है। टॉपिक चैप्टर में जितने टॉपिक होते सब सीक्वेंस में पढ़ाई, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने काइनेमेटिक्स में कुछ छोड़ दिया हो, ये बाद में करा दूंगा, एमईसी में छोड़ दिया हो कि बाद में करा दूंगा, वेब में छोड़ दिया हो कि मैं बाद में करा दूंगा, ऐसा मैंने नहीं किया है। भले आप रिवीजन करेंगे, पढ़ने में सिस्टमेटिकली थोड़ा पेन लगता है? लेकिन मैंने हर चीज आपको सीक्वेंस में कराई। हाँ, एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है एनसीईआरटी के यूनिट एंड डायमेंशन में, वो रह गया है, वो मैं बता दूंगा तुमको, एक चीज रहेगी। और जो चीज छोड़ा भी है वो आउट ऑफ सिलेबस, जैसे पोटेंशियोमीटर है, वो मैं करा दूंगा। एक एक लेक्चर उसका ले लेंगे। हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हो, तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जो अलग चीजें होंगी थोड़ी, वो मैं क्लास में करा दूँ। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में बहुत सारी चीजें कॉमन है, उसको प्लस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मीटर ब्रिज, वो तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में भी है और करंट इलेक्ट्रिसिटी पर है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स, वो सेम है ना, वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो, नीट एग्जाम एक्यूरेसी का गेम होता है। नीट एग्जाम में ये नहीं है कि आप कितना टफ पढ़ रहे हो, टफ पढ़ो, पूरी प्रैक्टिस करो, दिमाग चलाओ, लेकिन नीट एग्जाम इज ऑल्सो अ गेम ऑफ व्हाट, हर चीज आपको अच्छे से सिस्टमेटिकली पता है कि नहीं, ये भी बहुत काम करता है। एक बढ़िया सवाल कर लोगे तो नीट में अच्छे रैंक नहीं आएंगे, हर सवाल आप कर लो तब उससे अच्छे रैंक आए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं तुमको ये बताना भूल गया। मान लो एक पॉइंट सोर्स है, वेब में मैंने तुम्हें बताया हुआ है, पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो इंटेंसिटी 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ सर, अब देखो, मान लो ये पॉइंट सोर्स इस वन है, ठीक है सर। अब यहां से आर रेडिएशन, आर डिस्टेंस पर अगर मैं तुमसे इंटेंसिटी को बोलता हूं कि यहाँ पे इंटेंसिटी I1 है, I, और फ्रीक्वेंसी F1 है, F, ठीक है सर। अब यहां से 2r डिस्टेंस पे मैं चला गया और यहां पे जाके मैं तुमसे, ये नोट्स में अच्छे से लिख लेना, यहां पे जाके अगर मैं तुमसे इंटेंसिटी पूछता हूं और फ्रीक्वेंसी पूछता हूं तो क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। सोर्स चाहे कहीं भी हो, और सोर्स से निकलने वाला लाइट चाहे निकल के कहीं से कहीं पहुंच जाए, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं पहुंच जाए, 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 कुछ भी हो जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होगी सर, इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी, हाँ इंटेंसिटी आपको देखनी पड़ेगी। इंटेंसिटी कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो इंटेंसिटी देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो आप लिखेंगे इंटेंसिटी I2 बटा इंटेंसिटी I1 इज प्रोपोर्शनल टू, I2 में डिस्टेंस कितना है, तो देखो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ये जानते हो। तो तुम यहां पर देख रहे हो I2 में कितने डिस्टेंस, 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा r का होल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर 2r स्क्वायर क्या 1:4 आ जाएगा, हाँ सर 1:4 आ जाएगा। तो यहाँ पे I2 के पास जो इंटेंसिटी होगी 2r डिस्टेंस पे, पहले वाले इंटेंसिटी 1/4। बोलो समझ में आया, बताइए। यहाँ पे इंटेंसिटी हमने निकाल लिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इंटेंसिटी I2 मैंने निकाल दिया पहले वाले इंटेंसिटी के टर्म्स, देखो I2 बराबर I1/4। अरे वेब में बहुत किया तूने, अच्छा इसमें नया क्या, नया इसमें ये है, अगर मैं यहाँ पर पूछूं नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया आपसे पूछूं, अगर वो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटोन n है, तो यहां पे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया क्या होगा सर, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया क्या हो, पर यूनिट एरिया क्या हो। तो यहां पे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया अगर मैं पूछूं, तो ये प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट। तो कैसे लिख सकता हूं, इसलिए लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वही सोर्स है, तो फ्रीक्वेंसी तो हर जगह कांस्टेंट होगी। तब यहां पे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया लिखोगे, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। इंटेंसिटी 4 गुना कम हुआ है, तो यहां पे जब नंबर ऑफ फोटोन है इनिशियल नंबर ऑफ फोटोन के 4 गुना। ये वाली तुम्हारी क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो कि अगर एक सोर्स से, सिंपल सोर्स से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी आई है, फ्रीक्वेंसी एफ है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से जा रहा है एन, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से जा रहे हैं, मान लो एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ फोटोन है एन, ठीक है। अब यहां से 2r डिस्टेंस पे फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट सोर्स से इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया से 1/4 हो जाए, ठीक है। ये मैंने वेब में आपको ड्राइव करके बताया हुआ है, पॉइंट सोर्स, सिलिंड्रिकल सोर्स, सारे सोर्स है। अब ये देखो, सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फोटो सेल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी V0 if the distance between the light source and photo cell
इज बिकम्स 25 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस बिकम हाफ, डिस्टेंस बिकम्स हाफ। हाँ सर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अब डिस्टेंस हाफ करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा कि सेम रहेगा? सर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा और इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी। सर कैसे? देखो बेटा, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, हाँ, अब 25 सेंटीमीटर आधा कर दिया तो डिस्टेंस आधा, डिस्टेंस डबल करने पर इंटेंसिटी 1/4 हुई थी, तो डिस्टेंस आधा करने पर इंटेंसिटी 4 गुना होगी। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम रहेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट आपका 4 गुना हो जाएगा। सैचुरेशन करंट 4 हो जाएगा क्योंकि इंटेंसिटी 4 गुना हो गया, नंबर ऑफ फोटोन उसी एक यूनिट एरिया पे ज्यादा बहेगा। देखो होता क्या है, ये पॉइंट सोर्स है, अब इस पॉइंट सोर्स इधर ही फोटोन निकल रहा है, इधर ही फोटोन निकल रहा है, इधर भी फोटोन निकल रहा है, इधर भी फोटोन निकल रहा है। आर डिस्टेंस पे एक यूनिट एरिया में जो फोटोन गिर रहा है और 2r डिस्टेंस पे एक यूनिट एरिया में फोटोन गिर रहा है, उसमें चेंज आएगा ना। तो कैसे, थोड़ा समझाओ। देखो यहां से फोटोन गिरा, एक फोटोन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर गए। अब तुम r डिस्टेंस पे एक स्फीयर बनाओ, उसके एक यूनिट एरिया पे फोटोन कितना गिरा निकालो, और फिर 2r डिस्टेंस बढ़ाओ। 2r डिस्टेंस पे जब एक यूनिट एरिया में फोटोन देखोगे तो नंबर ऑफ फोटोन इस पूरे स्फीयर पे जितना गिरा है उतना ही इस पर गिरा, इसकी एरिया बढ़ गई, तो इस पर एक यूनिट एरिया में कम फोटोन गिरेगा। सोच, अरे हाँ, तो यहां पे तुमसे अब इत्तेफाक से क्या पूछा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये तुम्हारा सेम ही रह जाएगा। ये नीट 2023 या 24 का सवाल है, ये नीट 2023 और 24 ऐसे ही सवाल है, 2 बार पूछा है ये, और इसी लैंग्वेज। बताओ मजा आया कि नहीं? अब चूंकि तुमसे डिस्टेंस, सोर्स की डिस्टेंस आगे पीछे करेगा, तो मैंने बताया था ना फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। हाँ, और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो एनर्जी सेम रहेगा, एनर्जी सेम रहेगा तो एनर्जी वाला टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। खत्म। ये सवाल करो, स्क्रीन पॉज करो, ये करो, सभी लोग करेंगे। कौन सा स्लाइड नंबर है ये? 36 नंबर स्लाइड है भाई, 36 नंबर स्लाइड पे करो, 36 नंबर स्लाइड पे करो। टाइम कितना हो गया? देखो बेटा, क्वेश्चन ही करा रहा हूं तुमको, 36 नंबर स्लाइड पे करो, क्वेश्चन ही करा रहा हूं। देखो ये क्या कह रहा है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on the photosensitive material if the frequency is half and intensity is double। ओ हो, रुक 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 रुक, बड़ा लोचा हो गया। फ्रीक्वेंसी आधा किया है, एंड इंटेंसिटी डबल किया है, बड़ा लोचा है। अब इसने फ्रीक्वेंसी को क्या किया है? आधा किया है, ठीक है, एंड इंटेंसिटी को क्या किया है? डबल किया है। ओके, इंटेंसिटी को डबल किया है, देन फोटो करंट बिकम्स, फोटो करंट क्या होगा? ओके, अब क्या करें, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो पहले जो लाइट की फ्रीक्वेंसी थी, मान ले एफ है, इनिशियली लाइट की जो फ्रीक्वेंसी थी इनिशियली वो कितना है? 1.5 टाइम्स ऑफ एफ नॉट, ठीक है। ओके सर जी, अब उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी को आधा करोगे तो एफ डैश कितना हो गया सर? एफ बाई 2। 1.5 ऑफ एफ नॉट पहले था, 1.5 गुना था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, अब उसको आधा कर दिया। आधा करने पे अब वो लाइट की फ्रीक्वेंसी 0.75 ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बची। हाँ, तो क्या ये एफ डैश जो है तुम्हारा 0.3, 0.75, 1.5 का आधा, मतलब ये 3/4, मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी कम हो गया। हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, करंट जीरो हो जाएगा। अब ये तुम्हारा एमआई स्कैम था। ये क्वेश्चन तो मैं अभी लिख देता हूं, हालांकि तुम क्लास के बाद चेक कर लेना, नोट्स में मैं लिख दूंगा कौन सा कॉपी करना है कौन सा नहीं करना है, इसको तो कॉपी करना ही। अब इसमें बच्चा बड़ा दिमाग लगाता है कि क्वार्टर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब सवाल ऐसा फ्रेम है कि पहले फ्रीक्वेंसी 1.5 गुना ज्यादा थी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, अब फ्रीक्वेंसी को उसने आधा कर दिया तो यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो गई। और यही तुमने लिखा था कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो जाए तो कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये करा था तुमने, याद करो, सही तो किया हुआ है। ये देखो, जेई मेन 2023 का सवाल है, पहले इसको शांति से पढ़ो। मेटालिक सरफेस इज illuminated with a radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V naught। तो मेटालिक सरफेस illuminated with a radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V naught, ठीक है। lambda लाइट पे stopping potential V naught। if the same surface is illuminated with a wavelength 2 lambda, सेम सेट्स को डबल वेवलेंथ से इल्यूमिनेट किया, डबल वेवलेंथ से, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम V naught by 4, स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा हो गया V naught by 4, देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस सरफेस मिली। बढ़िया सवाल है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपसे पूछा है, बढ़िया सवाल। 2 कंडीशन दिया। हाँ, अब ये सवाल ना नीट 2000 मैं आपको बताता हूँ, ईयर बताता हूँ, 22 में पूछा था, और उसने सवाल गलत पूछा था। सवाल गलत क्या था मैं आपको बता देता हूँ, नीट 2022 में सवाल दिखा दूंगा आपको। सवाल गलत क्या पूछा था सुनना, उसने बोला था लेमडा वेवलेंथ का लाइट है, उस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल V naught है, और वेवलेंथ डबल किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 V naught। अब इसमें गलत क्या है कमेंट करके बताओ। वेवलेंथ डबल करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेवलेंथ डबल करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो क्यों बढ़ा दिया ये सोच के तुमको बताना, ठीक है। अब चलो सवाल करते हैं। इस सवाल में 2 केस है,
एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ईवी नॉट, ये इक्वेशन लिखते हैं। अरे भाई एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट लिख सकते हैं। अब बताओ, तो मेटालिक सरफेस इन्वर्टेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है तो फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, एससी बाय लैम्डा। वर्क फंक्शन हमें नहीं पता, वही तो पूछा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में एससी बाय लैम्डा नॉट लिखोगे। उस समय तुम्हारी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी दी हुई है, वी नॉट, तो लिखोगे ईवी नॉट। एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। अब इसी में दूसरा इक्वेशन जब लगाओगे तो वेवलेंथ डबल कर दी, तो डबल कर दो एससी बाई 2 लैम्डा, वेवलेंथ डबल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट बाई 4 हो गया, इज इक्वल टू एससी बाई लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट बाई 4। ये दो कंडीशन में हमने दो इक्वेशन बना ली। अब उसने पूछा क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटालिक सरफेस विल बी, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटालिक सरफेस बताओ क्या होगा। ओके, कैसे सॉल्व करोगे, अच्छा रेशियो पूछ दिया है। ओके, the metallic surface illuminated with a radiation of wavelength lambda, then stopping potential is V naught. The same surface illuminated with a radiation of wavelength 2 lambda, stopping potential V naught by 4. The threshold wavelength of this material surface will be. अच्छा, तो इसने सब ऑप्शन गलत लिख दिया। वही मैं कहूं कि ऑप्शन अजीब सा नहीं है। अच्छा, तो ये ऑप्शन गलत क्यों है, वहां थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू पूछी है भाई, लैम्डा नॉट निकालना है मुझे, और ये रेशियो में आंसर दे दिया। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं सही कह रहा हूं, ठीक है, ये गलत ऑप्शंस दे दिए। चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं सही कह रहा हूं, गूगल टाइप करके देख लेना भाई। यहाँ पे रेशियो आएगा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की एक वैल्यू आएगी। रेशियो पूछा है क्या, नहीं, क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस मेटालिक सरफेस, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको लेमडा नॉट निकालना है। हाँ, अब सवाल में ऑप्शन दो तरह के हो सकते हैं, लेमडा नॉट की वैल्यू वी के टर्म्स में भी हो सकती है और लेमडा नॉट की वैल्यू लेमडा के टर्म्स में भी हो सकती है। अब इसका सॉल्यूशन दो बनेगा। सर दो क्यों, डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा है, दो तरह का ऑप्शन बन सकता है, ध्यान से सुनिए। अगर मान लो वो तुम्हारा आंसर वी नॉट के टर्म्स में दिया है तो तुमको लेमडा हटाना है। अब लेमडा हटाने के लिए तो सीधा डिवाइड कर दो, लेमडा हटाने के लिए तो सीधा डिवाइड कर दो। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखना, एससी बाई लेमडा से एससी बाई लेमडा कट गया, क्या बचेगा सर, 1/2 बचा फिर तो ये। हाँ भाई, एससी बाई लेमडा से एससी बाई लेमडा कट गया, इधर ऊपर एक नीचे हाफ। एक मिनट, हाँ 1/2 नहीं बचा, गलत कर रहा हूं मैं, सॉरी। एससी से एससी कट गया, लेमडा से लेमडा कट गया, तो ऊपर बचा एक और नीचे बटा 1/2। देखो 1/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा एससी बाई लेमडा नॉट प्लस ईवी नॉट डिवाइडेड बाई एससी बाई लेमडा नॉट प्लस ईवी नॉट बाई। अब आपको क्या करना है, ये 2 आपका एज इट इज ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं। अब देखो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 है, तो 2 ऊपर इज इक्वल टू एससी बाई लेमडा नॉट प्लस ईवी नॉट डिवाइडेड बाई एससी बाई लेमडा नॉट प्लस ईवी नॉट का 4, इसको यहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 एससी बाई लेमडा नॉट प्लस, देखो ये दोनों टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ईवी नॉट बाई 2 से 4 काटोगे 2 इज इक्वल टू एससी बाई लेमडा नॉट प्लस ईवी नॉट। एससी बाई लेमडा नॉट को इधर ले आओ, तो 2 एससी बाई लेमडा नॉट से एससी बाई लेमडा नॉट घटेगा, तो एससी बाई लेमडा नॉट बचेगा इज इक्वल टू ये ईवी नॉट, ये ईवी नॉट बाई 2 को इधर लाओ, ईवी नॉट माइनस ईवी नॉट बाई 2, ये बच जाएगा आपका ईवी नॉट बाई 2। हमें क्या चाहिए, लेमडा नॉट चाहिए, लेमडा नॉट को ऊपर ले जाओ, लेमडा नॉट इधर ले आओ, लेमडा नॉट इज इक्वल टू एससी 2 को भी 2 एससी बटा ई वी नॉट इज योर करेक्ट आंसर। देखो ना भाई, लेमडा नॉट तुम्हें चाहिए तो लेमडा नॉट को तुम यहां ले गए, ठीक है, 2 को इधर लाओ, तो 2 एससी आ गया सर, ईवी नॉट नीचे लिख दो, 2 एससी बाई ईवी नॉट तुम्हारा आंसर है। इसी सवाल में अगर तुमसे पूछता, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर तुमसे पूछता कि ठीक है मुझे वेवलेंथ तो चाहिए लेकिन लेमडा के टर्म्स में चाहिए, मतलब लेमडा के टर्म्स चाहिए, इसके टर्म्स में नहीं चाहिए, तब क्या करते, तब देखो इसी दो इक्वेशन में एससी बाई लेमडा नॉट को इधर लाओ, एससी बाई लेमडा नॉट को इधर लाओ, इक्वेशन लिखो क्या बनेगा, तुम्हारा इक्वेशन बनेगा एससी बाई लेमडा माइनस एससी बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू ईवी नॉट, यस और नो, यस सर, इसको इधर ले गया तो ईवी नॉट हो गया। अब एससी बाई 2 लेमडा बाई एससी बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू ईवी नॉट बाई 4, ये देखो एससी बाई 2 लेमडा माइनस एससी बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू ईवी नॉट बाई 4, ये इक्वेशन बना। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो तो ईवी नॉट कट गया, ऐसे एससी कॉमन निकल कट गया, ऊपर क्या बचेगा 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, 1 अपॉन 2 लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 4, तो ये 1 अपॉन 4 मतलब 4 यहाँ चला जाएगा, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू 4 बाई 2 लेमडा माइनस 4 बाई लेमडा नॉट, माइनस लेमडा नॉट को इधर लाओ, इसको इधर लो, नहीं 4 बाई लेमडा नॉट को इधर ले आओ, माइनस 4 बाई लेमडा नॉट इधर आएगा तो 4 बाई लेमडा नॉट माइनस हो गया प्लस माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू ये कट के चला जाएगा 2 बाई लेमडा, ये इधर जाएगा माइनस 1 बाई लेमडा,
यहाँ से लेमडा को एलसीएम नॉट ले लो, तो 4 बाई लेमडा नॉट में से 1 बाई लेमडा नॉट जाएगा, तो 3 बाई लेमडा नॉट आ गया, नीचे लेमडा नॉट, हाँ सही एकदम। और यहाँ पे 2 बाई लेमडा में से 1 बाई लेमडा घटाओगे 1 अपन लेमडा घट जाएगा, तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया 3 लेमडा, ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना और बताना मत, है ना। तुम एक लास्ट क्लास में एक गलती क्या हो गई थी कि v1 बाई v2 मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, भाई साहब घिना दिया तुमने। भाई ये जनरल कंसेप्ट है कि ठीक है, हमारा अप्रोच क्या है, कंसेप्ट क्या है, हो जाता है रिकॉर्डिंग में यार ऊपर नीचे थोड़ा, मेरा पूरा ध्यान सिखाने में है ना, इस चीज में थोड़ी नहीं कि क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट अपॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किससे इंडिपेंडेंट होगा सर, एनर्जी है तो एनर्जी पे तो डिपेंड करेगा, नंबर से इंडिपेंडेंट होगा। वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल नहीं, एनर्जी एनर्जी पे तो डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगा, फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, वर्क फंक्शन एनर्जी है, वेवलेंथ है, सब तीनों पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का तो सीधा रिलेशन है, तुम्हारा आंसर दूसरा चला जाएगा। देखो कितना आसान है, ये सवाल हम कर चुके हैं, इसको अभी तेरे सामने डिलीट कर दूं, ये सवाल हम कर चुके हैं, देख सकते हो तुम आराम से। ये क्या है, जेईई मेन 2022 का सवाल है, द स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स possessing energy equal to 5 and 10 times the work function of metal are incident on the material surface respectively. The ratio of maximum velocity of the photoelectron emitted repeated, देखो कितनी बार लैंग्वेज चेंज करके आया है, ऐसा नहीं कि सवाल मैं सेम ही 3 बार लिखा हूं, लैंग्वेज चेंज करके देखो कितनी बार आया, ये बहुत अच्छे से आप कर चुके हैं। ये सवाल बहुत शानदार है, चलिए करिए। मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, सोर्स से डी डिस्टेंस पर मैंने एक लाइट रख दिया, ठीक है सर, लाइट रख दिया आपने डी डिस्टेंस पर, कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स है। देखो, तो मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स लाइट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एट द रेट n पर सेकेंड, n पर सेकेंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, n पर सेकेंड। अच्छा ये सॉरी, ये तुम्हारा सोर्स है लाइट का और यहाँ पे प्लेट है, n फोटोन पर सेकेंड निकल रहा है, पर सेकेंड निकल रहा है, एंड विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E से निकल रहा है। इफ द सोर्स इज ब्राउट नियर टू द डिस्टेंस dy टू, सोर्स को आधे डिस्टेंस पर रख दिया तो एनर्जी वही रहेगी, इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। रेट एट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर फोटॉन्स बिकम्स नियरली, रेट एंड द काइनेटिक एनर्जी पर फोटॉन्स बिकम्स नियरली, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल ही नहीं है, ये तो वही वाली सवाल है जो मैं तुमको अभी करा रहा था, आराम से करो, फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये फोटोन के क्वांटम नेचर पे सवाल हो गया ना। ये कह रहा है कि यहां से सोर्स से हम डी डिस्टेंस पर रखते हैं तो उसकी एनर्जी ई है, नंबर ऑफ फोटोन है, अगर मैं आधे डिस्टेंस पर रखूं तो भाई इसी से बोला है कि एनर्जी कितनी हो जाएगी, द रेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नियरली, द रेट अलग पूछा है एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखो सोर्स को आगे पीछे करने से निकलने वाले लाइट की तो फ्रीक्वेंसी उतनी रही तो एनर्जी उतनी रह जाएगी, एनर्जी आपकी उतनी रह जाएगी, और डिस्टेंस आधा होने से इंटेंसिटी 4 गुना तो नंबर 4 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा। बताइए मजा आया, थर्ड आंसर हो जाएगा, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, यस फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन सबके लिए, सारे के लिए सेम थोड़ी ना होता, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट का नेचर थोड़ी ना है, वो तो मेटल का नेचर है, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, सारे मेटल के लिए अलग। इफ द टू मेटल ए एंड बी आर एक्सपोज टू द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 350 नैनोमीटर, ठीक है, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ए की इतना है, बी की इतना है, देन द चूज द करेक्ट ऑप्शन, मेटल बी विल इमिट फोटॉन्स, अरे जो वो फोटोन इमिट करेगा जिस फोटोन के वर्क फंक्शन से ज्यादा इसकी एनर्जी आएगी, अब एनर्जी निकाल दो, एनर्जी तुम कैसे निकालोगे, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 350, तो ये 300 कट गया, अब 124 बटा 35 कर दो, 124 बटा 35 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 124 और ये हो गया 35, तो इसको 3 से होगा, 3 तिहाई 30, 3 तिहाई कितना हो गया, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 105, ठीक है, 105, तो 105 से करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा कुछ ना कुछ 19, हाँ सर, अब यहाँ पे पॉइंट डालोगे 190 आएगा, तो कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा, अब ये 4.8, अब इसकी वर्क फंक्शन 4 पॉइंट है तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसकी वर्क फंक्शन इतना और फोटोन की एनर्जी 3.1 आएगी, मतलब बी से निकल जाएगा, बोथ मेटल विल इमिट फोटॉन्स नहीं, बोथ ए एंड बी विल नॉट इमिट फोटोन नहीं, मेटल बी विल नॉट इमिट फोटोन, मेटल ए विल नॉट इमिट फोटोन, ये आंसर आएगा। देखो लैंग्वेज में भी कैसे घुमाया है, लैंग्वेज में भी कैसे घुमाया है, समझ रहे हो, सर आसान ही है। हाँ, द वर्क फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये करा दिया तुम्हें 310 नैनोमीटर वाला सवाल, हो जाता है कई बार, थोड़ा बहुत रिपीट हो जाता है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कह रहे हैं, द रेडिएशन ऑफ द फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसफुली इल्यूमिनेटेड एज अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, तो वर्क फंक्शन इतना, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिपीटेड
दो इक्वेशन बना के एक बार ना इसको तुम सॉल्व कर लेना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, एक बार सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखिए, S1 source producing 10 का पावर 15 फोटोन पर सेकंड ऑफ वेवलेंथ इतना, एंड अनदर सोर्स S2 प्रोड्यूसिंग इतना फोटोन पर सेकंड ऑफ द वेवलेंथ इतना, देन द पावर ऑफ S2 पावर इज इक्वल टू होता है NHC बाई लेमडा टी। ये पावर हो गया। हाँ, अब तुम्हारा पूछा क्या है, सोर्स S1 कितना फोटोन दे रहा है, मतलब N1 दे रहा है, वेवलेंथ दे दिया। अच्छा, तो पावर P1 इज इक्वल टू N1 पर सेकेंड बटा लेमडा 1 डिवाइडेड बाई पावर P2 बराबर N2 पर सेकेंड बाई लेमडा 2। दोनों का वेवलेंथ और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड दिया है, इसका भी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड और वेवलेंथ दिया है, दोनों का रेशियो दिया है, रख दो, पावर का रेशियो आ जाएगा। बड़ा आसान सवाल है, आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये कॉपी में लिखना है, बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करिए। चलिए स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करिए। चलिए क्या कह रहा है ये, द कैथोड ऑफ द फोटो सेल इज चेंज सच दैट वर्क फंक्शन चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। जहां पे ओमेगा 2 बड़ा है ओमेगा 1 से, एक कैथोड है जिसका ओमेगा 1 फंक्शन है, इससे ज्यादा है दूसरे का ओमेगा 2। इन द सैचुरेशन करंट बिफोर एंड आफ्टर द चेंजेस आर I1 एंड I2। इसमें सैचुरेशन करंट I1, इसमें सैचुरेशन करंट I2, एंड द ऑल अदर कंडीशन आर अनचेंज्ड, एज्यूमिंग दैट वर्क एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क, इससे भी ज्यादा एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है h न्यू, वो इससे वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों में करंट को कंपेयर करिए। अगर आपने कंसेप्चुअली अच्छा पढ़ा है तो सवाल बड़े आसानी से आप कर पाएंगे, एकदम निफिकिर होके। तो चलिए, मैं ड्यूरेशन ज्यादा हो तो लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं यहाँ पे रोक रहा हूं। ठीक है, ये सवाल का कमेंट में से बताइएगा। हालांकि बीच में मैंने 4-5 क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है ना, वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, मैं होमवर्क में अटैच करके आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से आराम से सुकून से ट्राई करिएगा, आंसर जरूर बताइएगा, एनालाइज करिए पूरा। देखिए क्या कह रहा है कि एक प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन है φ1, दूसरा प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन है φ2, W1 है, चलो वर्क फंक्शन W1 W2, इसका वर्क फंक्शन से ज्यादा है, लेकिन फोटोन की एनर्जी दोनों से ज्यादा है। तो भाई फोटोन की एनर्जी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है तो कितना कितना करंट दोनों से निकलेगा, ये बताओ। सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ एनर्जी ज्यादा कम है। ठीक है, इंटेंसिटी दोनों में सेम है, तो बताओ क्या होगा, और रीजन के साथ बताना। एक दो सवाल इसमें अटैच होंगे, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मजा आया, चीजें आसान हुई तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।